नमस्कार। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में तबाही मचा रखी है। कोविड-19 के पहली, दूसरी और तीसरी लहर के प्रभाव के बारे में हम सभी जानते हैं, भलीभांति उसके प्रभाव से हम परिचित हैं। कोविड की चौथी लहर भी अब आ रही है, आ गई है या कह सकते हैं कि आ गई है। तो इसके क्या लक्षण हैं, इससे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या खान पान में क्या खा सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। हम भलीभांति प्रचलित हैं कि कोविड की 3 लहर से हम सभी गुजर चुके हैं, चौथी लहर भी आ रही है, तो क्या लक्षण है इसके? ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो कोविड की जो चौथी लहर की बात हम लोग कर रहे हैं जी। इसमें क्या है कि कोविड के केसेस जब ज़्यादा रिपोर्ट होने लग रहे हैं तो ये आशंका जताई जा रही है कि हम चौथी लहर की तरफ जा रहे हैं जी। लेकिन कोविड की जो बीमारी के लक्षण हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, बुखार आना, जुकाम होना, कई बार पेट में पेट खराब होना, ये सारी परेशानी जैसे कोविड पे पहले भी वेव्स में हमने देखा है, उसी तरह के लक्षण हो सकते हैं। और कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं जो नए तरह के लक्षण इस वेव्स में देखे जाएं। लेकिन जो आम जनता के लिए जो ज़रूरी जानकारी वो ये है कि कोविड से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सावधानी का समय है, हमें सावधान रहना है कि कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, वो बिहेवियर को हमें रखना है। और लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कोविड के सिम्टम्स जो हम लोग हर समय बात करते आ रहे हैं, बुखार, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत या पेट खराब होना, कुछ भी इस तरह की अगर आपको समस्या है तो ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उसमें बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई थी, बहुत से लोग परेशान हुए थे उसमें, तो उसको लेके बहुत से लोग डर गए हैं, बहुत सी मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो इस तरह के लक्षण क्या चौथी वेव के भी हैं क्या? अगर हम देखें तो अब हम लोग काफ़ी कुछ कोविड के बारे में जान चुके हैं जी। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हुई है वो है वैक्सीनेशन। हमारे देश में काफ़ी हद तक काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड हो गई है। और जो लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, मेरा आग्रह इस चैनल के थ्रू है कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा के अपने 2 डोज को कंप्लीट करें। और जो कोविड से एक भयानक वाली स्थिति जो हमने सेकेंड वेव्स में देखी, वो अब इस वक्त नहीं आनी चाहिए, ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो गई है। पॉपुलेशन में एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्फेक्टेड हुए और हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का लेवल कुछ हद तक है, जो प्लस हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड भी है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें देखा गया है काफ़ी सारी स्टडीज़ में और भी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को हुआ है, वहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई है। तो वो लोग को हॉस्पिटलाइज होने कम पड़ा, उनको कोविड हुआ भी तो पता भी नहीं चला। तो ये अच्छा बात रहेगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी भयावह स्थिति अब होगी। वैक्सीनेशन की जो आप अभी बात कर रहे हैं, तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि चाइना में, ब्रिटेन में तो फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है 4th वेव के कारण। तो क्या इंडिया में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है? मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक वायरस है और वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है और उसके ये कोई लॉकडाउन सॉल्यूशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन करने का जो बेनिफिट्स सोचा गया था वैसे बेनिफिट्स होते नहीं हैं। तो इस बीमारी में जो चाइना में अगर लॉकडाउन की बात करें तो चाइना एक अपने आप में मुझे लगता है वो कोई कंट्री नहीं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे डेटा और भी हैं जो हम यूनाइटेड स्टेट्स में, इजराइल में वो कैसे कोविड को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार है इस चीज़ों पे नज़र रखती है कि कैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे बस ये जानना जरूरी है कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड से जो सावधानियां हैं हमें बरकरार रखना है और फिर जैसे सरकार हमें दिशा निर्देश देंगी सरकारी माध्यमों से, उस अनुसार हमें काम करना है ना। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं इसका। बस ये है कि सावधानियां बरतें हम, तभी अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो सावधानियों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ और भी सावधानी हम बरत सकते हैं ताकि इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें? मुझे लगता है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मास्क है। जी। अगर हम कोई ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहां हमें लोगों के वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में नहीं पता है और ओपन प्लेस पे जा रहे हैं और कई लोगों से मिलना हो सकता है, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। जैसे अभी हम लोग इस इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, हम लोग दोनों लोग वैक्सीनेटेड हैं और हम दोनों में से किसी को कोई कोविड के सिम्टम्स नहीं, हम लोग जान रहे हैं इस बातों को। तो
तब हमने मास्क नहीं लगाया है। लेकिन अगर कभी भी कोई ऐसे प्लेस पे हम जाते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं है हम किससे इंटरेक्ट करने वाले हैं, भीड़ में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो मास्क का प्रयोग हमेशा करें। मास्क भी खाली मतलब कोई फैशन की तरह स्टेटमेंट ना यूज़ करें। कोविड के अनुसार जो मास्क हैं, जैसे N95 मास्क है, अब आजकल उसके रेट्स भी बहुत कम हो गए हैं, उसको पहनना चाहिए। और मास्क कई बार लोग बहुत गलत तरीके से लगाते हैं, नाक के नीचे लगाते हैं, कोई लोग ऊपर कर लेते हैं, तो एक सही तरीके से मास्क को लगाएं, पहने। दूसरा चीज़ जो हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कभी बाहर से आते हैं या कोई चीज़ों को, सामान को छूते हैं, तो हमें साबुन पानी से हाथ जरूर धोना चाहिए। इसका बहुत रोल है, ये खाली कोविड के लिए नहीं, बहुत सारी बीमारियों से और हमें बचाता है। तो ये दो चीज़, प्लस एक सामाजिक दूरी रखना। जब भी हम कोई ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम और लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिन्हें ऐसे सिम्टम्स हैं और हमें पता नहीं है, तो हमें एक सामाजिक दूरी बना के रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जब हमारी तबीयत ख़राब है, अगर हमें लगता है कि हमें खांसी, बुखार, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें स्पेशल प्रिकॉशन रख के हमें एहतियात रखना चाहिए और हमें अपने वर्क प्लेस पे इन्फॉर्म भी करना चाहिए कि हमें इस तरह के सिम्टम्स हैं और अगर ज़रूरी है तो कोविड की जांच भी करवानी चाहिए। कुछ दिन तक अपने आप को सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए कि 3-4 दिन की अगर आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी भी ले सकते हैं, ताकि सबको न फैले ये। यस, कि वायरल है, किसी को भी फैल सकता है। वैक्सीनेशन की जो बात हुई, डबल जो 2 वैक्सीन जिन्होंने लगा लिया, अब बूस्टर डोज भी लग रहा है, तो उसका कितना टाइम के बाद वो बूस्टर डोज लगना चाहिए? हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने क्या किया कि 2 डोज वैक्सीनेशन के बोला, उसके बाद तीसरा डोज है प्रोटेक्टिव वैक्सीन के डोज के हिसाब से कहा जा रहा है। प्रोटेक्टिव डोज जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोविड पेशेंट्स के संपर्क में आएंगे, या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कोविड पेशेंट्स के संपर्क में आ सकते हैं, और या जिनकी एज 60 से ज़्यादा है या जिन्हें कोई और भी बीमारी है, वैसे लोग के लिए प्रिकॉशनरी डोज सेकेंड डोज के बाद के लिए बोला गया। और सेकेंड डोज के बाद 9 महीने, सेकेंड डोज के 9 महीने के बाद प्रोटेक्टिव डोज लगाने की बात है, बूस्टर डोज कह रहे हैं। बाकी और पॉपुलेशन में ये कितना रोल करेगा, नहीं करेगा, ये चीज़ें अभी और हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, इसके नॉलेज और एविडेंस को देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कितना इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, और जिन्हें 60 साल से उम्र ज़्यादा है और कोई और भी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई और बीमारी जिसके लिए वो ऑलरेडी दवा लेते रहते हैं, तो वैसे लोग में प्रोटेक्टिव डोज लगवाना बेहतर है, क्योंकि एक समय तक वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। तो प्रोटेक्टिव डोज लगाने से उनको वो फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अभी भी प्रोटेक्टिव डोज पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में हम और भी क्लियर एविडेंस के साथ बता सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है ये। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि इंडिया में अभी बहुत छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है, 16 साल के ऊपर के बच्चों को लग चुकी है, अधिकतर बच्चों को लग चुकी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे बचा के रखें इस बीमारी से? हाँ, देखिए, जो भी हम जिस पॉपुलेशन में हम वैक्सीन लगाते हैं, आप याद करिएगा कि जब हमने कोविड वैक्सीन स्टार्ट किया था तो पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को स्टार्ट कराया, फिर जो एक हाई रिस्क ग्रुप था, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा थी, किन्हीं को और कोई बीमारी थी, वैसे लोगों को हम लोग ने पहले वैक्सीन स्टार्ट किया। इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक रहता है और एक स्टडी होती है। पहले देखा जाता है कि किस पे हमने स्टार्ट करना है, हाई रिस्क ग्रुप क्या है। बच्चों का नंबर लास्ट में आता है, और जब हमारे पास पूरा एविडेंस आ जाएगा, हम वैक्सीन्स की ट्रायल्स छोटे बच्चों पे पूरी तरह से सक्सेसफुली रन कर लेंगे, तब बच्चों पे सरकार की तरफ से उसको पास किया जाएगा कि लगा सकते हैं। अभी उसमें टाइम है। जी डॉक्टर साहब, खान पान कैसा होना चाहिए? मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसमी जो फल फ्रूट है कितना इसमें भूमिका निभाते हैं इसको बचाने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि खान पान का क्या रिलेशन है बीमारियों से। और कोविड क्या, मुझे लगता है खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप समय पे खाना खाते हैं, एक बैलेंस डाइट खाते हैं, तो बहुत आपके हेल्थ को वो अच्छा एक कंडीशन में रखता है। जब आपका हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी तो आपको बीमारी होने के चांस भी कम रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि एक बैलेंस्ड वे में डाइट खाना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना। मुझे लगता है खाली कोविड के लिए नहीं, ऐसे भी किसी भी बीमारी से बचने के लिए जंक फूड खाना अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और हरी साग सब्जी खाना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए, और फल में भी जो मौसमी फल है, जो भी मौसम के हिसाब से फल मिल रहे हैं, उसका सेवन करते रहना चाहिए। तो ये
केवल कोविड से ही नहीं, हर बीमारियों से आपको एक रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और विटामिन सी रिच फूड्स जो होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो इनका सेवन भी करते रहना चाहिए। बाकी जो खाना है नियमित रूप से समय समय पे एक बैलेंस्ड वे में डाइट खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भ्रांति हो जाती है आमतौर में लोगों में कि जैसे सर्दी जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है तो ठंडी चीज़ें ना खाएं, केवल गर्म चीज़ों का ही सेवन करें। जैसा कि हम फर्स्ट और सेकंड वेव में देख चुके हैं कि केवल हम काढ़े पे ही निर्भर हो चुके थे, ठंडी चीज़ को एकदम अवॉइड कर दिए थे। तो क्या ये सही है कि एकदम गर्म ही चीज़ खानी या ठंडा को एकदम अवॉइड कर देना है? अच्छा, ये अगर साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ का जो बात है, जो जिस टेम्परेचर पे हम खाना खा सकते हैं, हम नॉर्मल उसी टेम्परेचर पे खाना खाते हैं। तो बहुत एक्सट्रीम आप खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा, तो वो ऐसे भी बहुत पैलेटेबल नहीं है, हम खा नहीं सकते हैं। तो सर्दी में ठंडा चीज़ नहीं खाना है, गर्म चीज़ खाना है, या गर्मी में मतलब आपको अपोजिट वे में नहीं लेना है। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है जिस पे हम लोग हमेशा से हर चीज़ खाते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बैलेंस्ड वे में रहता है। और अगर आपको वो चीज़ पसंद है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, तो आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका मॉडर्न मेडिसिन में इसका इस टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है। आयुर्वेद में इस तरह की होते हैं बातें, लोग करते हैं कि टेम्परेचर का कोई रिलेशन है, लेकिन हमारे हिसाब से जो टेम्परेचर पे हम खाना खा सकते हैं, जो पैलेटेबल है, वो टेम्परेचर नॉर्मल है, उस पर आदमी खाना खा सकता है। वो बहुत ज़्यादा बचने का ये नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ठंडा पानी, जैसे ठंडा पानी है, अगर हम कोई गर्मी में आए हैं तो सबका मन ठंडा ही पानी पीने को करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पी के थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी मिला के मिक्स कर लें, लिक्विड वाटर टाइप से बना लें, वो पी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हो सकता है ज़्यादा ठंडा से आप एक एक्सट्रीम में ना जाएं, वो मेरे हिसाब से ज़रूरी है। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी कोई एक दिन का चीज़ होता नहीं है कि आप एक दिन में कोई इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। ये इम्यूनिटी हमारे जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है और हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इम्यूनिटी हम डेवलप नहीं करते। इम्यूनिटी जो होती है हमारे, एक तो इनबिल्ट होती है जो, और दूसरी जो जैसे वैक्सीनेशन से हमें एक्वायर्ड मिलती है। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि कोई अगर हम नियमित रूप से खान पान अपना ठीक से रख रहे हैं, अगर हमें कोई और बीमारी है तो उसका इलाज करके उसको कंट्रोल रखे हुए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी सही है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको शुगर की बीमारी है, और अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होती रहेगी। अगर आपको ऐसी कोई और भी बीमारी है जो वो कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है वो आपकी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें इम्यूनिटी को ठीक रखना नहीं है, हमें अपने बॉडी को बैलेंस रखना है। अगर हम अपना खान पान, सोने का समय, एक दिनचर्या एक नियमित रूप से रखेंगे, तो वो अपने आप में ही हमारी बॉडी को बैलेंस वे में रखेगा और हमारी सारी बॉडी के हर पार्ट्स अच्छे से फंक्शन करेंगे। हाँ, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए कोविड का इन्फेक्शन हुआ या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अगर कोविड है या कोई और इन्फेक्शन है और इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वो इन्फेक्शंस को हम बच सकते हैं। लेकिन हम इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। वो हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड भी करता है, वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है। तो ये कहना कि ये दवा खा लो या ये टैबलेट खा लो या ये फल खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और ये मुझे लगता है कि इस माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की भ्रांतियों पर ना पड़े कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने खा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। आप नॉर्मल खाना खाइए जो बैलेंस्ड वे में रहे, फल भी खाइए वैसे ही जो आपको पसंद हो और जो मौसम के हिसाब से मिल रहा हो। कोई इम्यूनिटी के हिसाब से मत बातें सोचिए। जैसे विटामिन सी रिच फूड्स हैं, ये डेफिनेटली इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं लेना, एक्सेस कोई चीज़ का नहीं करना, और ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि एक दिन खा लेंगे तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी बरतें इस बीमारी से। अगर अपने आप को, अपने परिवार को बचा के रखना, तो सावधानी सबसे बड़ी है कि अपने आप को सावधान रखें और खान पान अच्छा रखें, नियमित व्यायाम करें, और मानसिक रूप से जो डरे हुए हैं उससे डरने से बचें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जिसे कहा गया ना कि चिंता से चतुराई घटे, और चतुराई जब घटती है और फिर चिंता से शरीर भी घटता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा चिंता ना करें। चिंता, एक डर और भय जब होता है तो आदमी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो बस यही है कि हमको मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना है, भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ आए डॉक्टर साहब, और चौथी लहर के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।